हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल फिजिक्स प्लस। बच्चे आज क्या करने जा रहे हैं, आज अपनी फर्स्ट यूनिट का जो लास्ट पार्ट है जिसका नाम है एरर इन मेजरमेंट। आज बच्चे मैं आपको एरर इन मेजरमेंट के बारे में बताऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चे एरर इन मेजरमेंट। ठीक है, तो जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो उसके अंदर एरर क्या होता है, एरर किस किस वजह से, क्या क्या कॉज है एरर के आने की, और हम किस तरह एरर को बच्चे रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, वो सारी की सारी जो ट्रिक्स हैं वो सभी इसी के अंदर मैंने आपको बतानी है। चलिए चैप्टर को शुरू करते हुए सबसे पहले आपको बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, केमिस्ट्री के लिए भी, फिजिक्स का भी और बायो का भी, जिसका नाम है सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो फर्स्ट आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका इस टॉपिक का, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स या इन्हें डिजिट भी बोल दिया जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट और फिगर क्या है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, मान लीजिए किसी भी मेजरमेंट में से सिग्निफिकेंट फिगर वो फिगर या वो डिजिट होती हैं जहां तक आप सर्टेनली जानते हो कि यहाँ तक मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है, प्लस जो फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट होगा, तो जहाँ तक आपको पता है बच्चे, यहाँ तक के आपके डिजिट बिल्कुल सर्टेन हैं, बिल्कुल ओके हैं, और जो फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट होगा उनका जो भी बच्चे कम्बिनेशन होता है उसी उन सभी को बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट का नाम दिया जाता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट इन ए मेजरमेंट किसके बराबर होता है, इन ए मेजरमेंट, मान लीजिए एक मेजरमेंट के अंदर इन ए मेजरमेंट सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर इन ए मेजरमेंट आर दी फिगर्स और डिजिट्स that are known with certainty जहाँ तक आपको बिल्कुल सर्टेनिटी लिख लीजिए, सर्टेनिटी। ओके, जहाँ तक आप सर्टेनिटी से बोल सकते हैं यहाँ तक आपका आंसर सही है, प्लस वन दैट इज अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, वन दैट इज अनसर्टेन मतलब लार्ज डिजिट जो होगा। तो किसी भी मेजरमेंट में वहाँ तक के फिगर जहाँ तक आप सर्टेनिटी के साथ बोल सकते हो आंसर सही है, प्लस जो फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट होगा उसी को आप बच्चे क्या कह सकते हैं, आप उसे नाम देंगे बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर का। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, ठीक है, तो जहाँ तक भाई किसी भी मेजरमेंट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, वो फिगर जहाँ तक हम बिल्कुल एक्यूरेटली कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं मेरा आंसर सही है। किसी क्वांटिटी में, किसी मेजरमेंट में जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, मोर इज अ सिग्निफिकेंट फिगर, अगर आपके सिग्निफिकेंट फिगर मोर होंगे तो उसकी एक्यूरेसी, ठीक है, या आपकी जो मेजरमेंट होगी वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी, उसकी एक्यूरेसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपकी क्वांटिटी की एक्यूरेसी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अगर आपको मान लीजिए कैलकुलेशन लिखी जाए, तो कोई कैलकुलेशन के अंदर जिस मेजरमेंट में कितनी ज़्यादा आपकी सिग्निफिकेंट फिगर आएंगी, जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर वो आंसर उतना ही एक्यूरेट कहलाएगा। चलिए, सिग्निफिकेंट फिगर को मेजर करने के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल समझते हैं। तो मेरा नेक्स्ट आर्टिकल है रूल टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर और डिजिट आपको रूल बता रहे हैं जिसकी हेल्प से हम सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए रूल समझते हैं। सबसे पहला रूल आपका फर्स्ट रूल के ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट रूल क्या है बच्चे, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो जितने भी बच्चे नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास 1984, ठीक है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस वन, 4। तो चार आपके चार ही जो डिजिट थे वो नॉन जीरो थे, ये चारों चार आपके क्या होंगे, सिग्निफिकेंट्स होंगे। चलिए रूल नंबर सेकंड की बात करते हैं।
जितनी भी जीरो जो दो नॉन जीरो के जीरो के बीच में आएंगी, ऑल द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाए 18006, तो ये दोनों जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आ रही हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी 1 2 3 4 5। तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस? 5। तो इसमें आ गई सिग्निफिकेंट फिगर आपकी 5 के इक्विवेलेंट। थर्ड रूल, ठीक है, रूल नंबर थर्ड। अगर आपका बचे रूल नंबर थर्ड, ठीक है, ऑल द जीरो, ठीक है, ऑल द जीरो ऑन द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। बच्चे अगर आपकी जो भी जीरो आपकी जो फर्स्ट नॉन जीरो से लेफ्ट में होंगी वो सारी नॉन सिग्निफिकेंट होंगी, ठीक है। ऑल दी जीरो, चलिए लिख के बताते हैं, ऑल दी जीरो टू दी लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 001,806, बताइए सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है इसके अंदर? सिग्निफिकेंट फिगर कितनी कहलाएंगी? ये जीरो तो आपकी नॉन सिग्निफिकेंट है, छोड़ दीजिए। 1 2 की काउंट होगी, 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई? 4 हो गई। तो इस तरह बच्चे हमने 3 रूल समझे, मेरे ख्याल से आसान थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फोर्थ रूल की ओर मूव करते हैं। मेरा फोर्थ रूल सारे समझ लीजिएगा। ओके, रूल क्या कहता है बच्चे? इफ द नंबर, रूल नंबर 4 कहता है इफ द नंबर इज लेस देन 1, ठीक है। तो जितनी भी जीरो डेसिमल के राइट में या लेफ्ट पे, जितनी भी जीरो आपकी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले होंगी वो सभी नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। क्या है ये रूल? इफ ए नंबर इज लेस देन 1, अगर आपका नंबर क्या है? लेस देन 1 है, 0 on right of decimal point but to the left of the first non-zero digits are not significant, ठीक है। अगर आपका नंबर क्या हो बच्चे? लेस देन, आपका क्या हो? आपका नंबर लेस देन 1 हो, जैसे 0.002348, मुझे सिग्निफिकेंट फिगर बतानी है, डेसिमल नंबर लगा हुआ है, तो आपके जितनी भी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स पहले जितनी भी जीरो होंगी वो सारी नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 4। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर आ गए आपके 4। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ रूल के ऊपर मूव करते हैं। फिफ्थ रूल, ये जी आपका फिफ्थ रूल क्या कहता है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। अगर आपके जितनी भी आपके ट्रेलिंग मतलब जो भी एंडिंग जीरो हैं, ठीक है, अगर आपके नंबर के अंदर अगर आपका कोई ऐसा नंबर दे रखा है जिसमें एक डेसिमल पॉइंट आ रहा है, और डेसिमल पॉइंट आ रहा है और जितनी भी टर्मिनल जीरो होंगी वो सारी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, यानी द टर्मिनल्स, या ठीक है टर्मिनल लिख लीजिए या ट्रेलिंग लिख लीजिए, ठीक है। द ट्रेलिंग जीरो in a number with a decimal point are significant, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से ही पता लगेगा। फॉर एग्जाम्पल 0, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल 01 पॉइंट ऐसे लगा देते हैं, 0
40। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस वन? देखिए ये वाली तो जीरो नहीं होगी, ये वाली तो काउंट नहीं होगी, ठीक है। डेसिमल लगा हुआ है लेकिन टर्मिनल जरूर काउंट हो जाएगी, मतलब 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी बेटा? 4 हो गई, ठीक। चलिए यहाँ तक आपने 50 को समझ लिया। 6 रूल पर आ जाइए। अब 6 रूल क्या कहता है? अगर इसी के अंदर डेसिमल पॉइंट ना लगा हो, अगर इसके अंदर डेसिमल पॉइंट ना लगा हो, ऊपर वाले में अगर डेसिमल ना लगा हो, डेसिमल ना लगा हो, तो आपकी जो भी टर्मिनल या ट्रेलिंग जीरो होंगी वो क्या होंगी? नॉट सिग्निफिकेंट बन जाएगी। इसी रूल में ही चेंज हो जाता है। अगर आपका डेसिमल लगा है तो लास्ट वाली जीरो काउंट करनी, और अगर डेसिमल नहीं लगा हुआ, ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ ऐसे है 0 1 0 1 0 0, मुझे बताना है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट इन दिस वन। ये तो आपका है नहीं, डेसिमल नहीं है, तो ये भी नॉन सिग्निफिकेंट हो गई। तो कितनी बनी? ये काउंट होगी, तो भी दो नॉन जीरो के बीच में आ गई, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हुई बेटा? 3 हुई। तो इस तरह बच्चे हमने कौन सा रूल समझ लिया? हमने आपको बता दिया है आपका रूल नंबर 6। चलिए रूल नंबर 7 की ओर मूव करते हैं। रूल नंबर 7 रूल क्या कहते हैं बच्चे? ध्यान से किया। अगर आपका कभी भी कोई एक्सप्रेशन एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखा हो, ठीक है, तो आपके एक्सपोनेंशियल टर्म कभी भी आपके सिग्निफिकेंट फिगर को चेंज नहीं करेगी। अगर आपका कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी नंबर आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हो, ठीक है, आपका क्या हो? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हो, अगर आपका कोई भी रिजल्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही क्यों ना लिखा हो, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने से कभी भी आपकी एक्सपोनेंशियल की जो भी टर्म होगी वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर को आपके इफेक्ट नहीं करती। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वांटिटी है x कितना दे रखा है मुझे? मान लीजिए x है 12.3, ठीक है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1.23 इंटू 10 की पावर 1, या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 0.123 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है। तो एक्सपोनेंट 10 की कोई भी पावर, यहाँ कोई भी एक्सपोनेंट टर्म आपकी सिग्निफिकेंट फिगर को चेंज नहीं करेगी। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी थी? 3, यहाँ भी कितनी है? 3, यहाँ भी कितनी है? 3। तो अगर आप किसी भी नंबर को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखोगे तो ऐसा करने से कभी भी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर कोई भी आपका क्या नहीं आएगा, कोई भी आपका इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब क्या है बच्चे आपके और आगे मूव करते हैं बच्चे, आपको कुछ रूल्स और आगे डिस्कस करते हैं। चलिए 6 रूल तक हम पहुंच चुके हैं, तो इसे मान लीजिए बच्चे रूल नंबर 7। तो ये है हमारा 7th रूल, ठीक। 7th रूल क्या कहता है बच्चे? ध्यान से कीजिएगा। कभी भी यूनिट को चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं आपकी देखिए, अगर मैं आपकी मेजरमेंट की यूनिट को चेंज कर देता हूँ तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर कोई चेंज नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि आपकी कैलकुलेशन में है 2.308 सेंटीमीटर, लीजिए मैं इसकी यूनिट चेंज करता हूँ। यूनिट चेंज करके क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 23.08 मिलीमीटर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मिलीमीटर में लिख सकता हूँ, अगर मीटर में लिखना चाहूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ 02308 मीटर। लो जी मैंने इस फॉर्म में भी लिख दिया। अगर मैं इसे माइक्रोमीटर की फॉर्म में लिखूँ, ठीक है, तो मैं इसे 23080 माइक्रोमीटर में लिख सकता हूँ। तो आप चाहे जिस मर्जी यूनिट के अंदर लिख लीजिए, चाहे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, माइक्रोमीटर, यूनिट चेंज की, लेकिन सभी में सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 4 ही हैं, 4 ही हैं। ये तो काउंट ही नहीं होंगी, ये लास्ट वाली क्योंकि डेसिमल नहीं है, लास्ट वाली काउंट नहीं होगी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? इस तरह बच्चे इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर क्या है हमने आपको बता दी। सिग्निफिकेंट फिगर कभी भी यूनिट चेंज करने को सिग्निफिकेंट फिगर आपकी चेंज नहीं होगी। अच्छा आपके एक छोटा सा रूल बताने जा रहा हूँ, ठीक है। उस रूल में ना बच्चे इन सभी जब करोगे ना तो एक छोटी सी कन्फ्यूज़न आती है, उस कन्फ्यूज़न को दूर करता है आपका एक रूल, ठीक है। रूल कन्फ्यूज़न क्या दूर करता है बच्चे? कई बार तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं आपको छोटी सी एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, ट्रिक क्या है या आपका एक नंबर में क्या है वो बताता हूँ आपको। देखिए पहले तो एक कन्फ्यूज़न समझिए, जो कन्फ्यूज़न आती है, जैसे मैं आपसे कहूँ 0 1 0 1 0 0, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट इन दिस वन? आप कहीं रूल के अकॉर्डिंगली आप ये नॉन सिग्निफिकेंट है, ये नॉन सिग्निफिकेंट है, ये नॉन सिग्निफिकेंट है, 1 2 3, सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई? 3 हो गई। फिर मैं क्या कहूँ? मैं कहूँ बताइए मुझे 100 kg, इसमें बताइए कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? आपका आंसर तो यही रहेगा, इसमें भी डेसिमल नहीं है, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, तो आंसर आपका आना चाहिए 1, लेकिन आंसर आएगा इसका 3। यहाँ पे कन्फ्यूज़न आ गई,
ठीक है, बस इस कन्फ्यूज़न को इस तरह दूर कर लीजिए। अगर आपकी कोई भी ऐसी मेजरमेंट है जो एक्चुअल कैलकुलेशन से आई है, ये 100 किलोग्राम है, तो कोई भी ऐसी आपकी मेजरमेंट जो एक्चुअल कैलकुलेशन से आती हैं, उनके अंदर जो टर्मिनल जीरो होती हैं वो काउंट होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती हैं। यहाँ कोई कैलकुलेशन से नहीं आई थी, ठीक है। लास्ट वाली टर्मिनल जीरो को लेना है या नहीं लेना सिग्निफिकेंट फिगर में, उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमेशा अपने रिजल्ट को साइंटिफिक टर्म में लिखिए। जो भी आपका रिजल्ट आएगा किसी भी टर्म का, उसे साइंटिफिक टर्म, किसी भी नंबर को, किसी भी आपकी मेजरमेंट को इस तरह साइंटिफिक फॉर्म में लिखा जाता है। ये है साइंटिफिक फॉर्म में लिखने का तरीका। ये तो होगी बच्चे वो सिग्निफिकेंट फिगर। ये होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो कभी भी आपके नंबर को इफेक्ट नहीं करेगा, तो इसके अंदर जितनी भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी आप उसे क्या लिख सकते हैं, आप उसे वही आपकी सिग्निफिकेंट फिगर होगी। जैसे ऊपर ही देख लीजिए, मैंने आपको बोला था x इक्वल टू कितना है 1.3808 सेंटीमीटर। मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इसे छोड़ दीजिए, इसे कुछ ना करिए। सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 10 की पावर कितना आ जाएगा बच्चे, 10 की पावर -2 मीटर। जिस मर्जी में कन्वर्ट कर दीजिए, 10 की पावर ही कन्वर्ट होगी, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं चेंज होगी। तो इस तरह बच्चे आप क्या करना, कभी भी आपको लास्ट वाली टर्मिनल जीरो का कन्फ्यूजन हो कि यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर होगी या नहीं होगी, पहली बात तो ये, जब कोई मेजरमेंट आपकी जो आपकी मेजरमेंट के थ्रू, एक्चुअल मेजरमेंट से जो आपकी कैलकुलेशन आती है, जो नंबर आते हैं उनके अंदर टर्मिनल आपके काउंट होंगे। अगर यूनिट वगैरह नहीं लिखी हुई, सिंपल नंबर लिखा हुआ तो टर्मिनल काउंट नहीं होंगे, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ था। ये थे बच्चे कुछ रूल जिसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको क्या बताया, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताया। अब आपकी बच्चे जब भी दो आपकी क्या है, आपकी सिग्निफिकेंट फिगर, जब भी आप अर्थमेटिक ऑपरेशन करोगे तो अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हुए सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे ध्यान रखना है उसके भी रूल बता देता हूँ। तो मेरा नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा रूल आपको रूल बताने जा रहा हूँ। रूल फॉर अर्थमेटिक, रूल फॉर अर्थमेटिकल ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर के साथ डील करते हुए जब आप अर्थमेटिक ऑपरेशन में सिग्निफिकेंट फिगर के साथ डील करोगे तो क्या क्या रूल आपने याद रखने हैं। फर्स्ट रूल, दो ही रूल हैं, इसमें से फर्स्ट रूल क्या कहता है, देखिए जब भी दो क्वांटिटी को चाहे आप ऐड कीजिए चाहे सब्ट्रैक्ट कीजिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए जो भी फाइनल आंसर आएगा उसमें डेसिमल के बाद उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर आएंगी जितना जिन नंबर को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे उनमें डेसिमल के बाद इसमें लीस्ट यानी सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, उतनी ही आपके आंसर में आएंगी। कैसे, मैं लिख के बताता हूँ आपको, ठीक है। क्या है आपका, क्या कहने जा रहा हूँ, इन एडिशन, दोनों पे ऑपरेट होगा ये, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द number of decimal places in the result should be equal to the number of decimal places in the places of that term in the operation which contain ठीक है lesser number of decimal places। कहने का मतलब जब भी आप दो क्वांटिटी को चाहे ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो फाइनल आंसर आएगा उसमें डेसिमल के बाद आपके डेसिमल प्लेसेस कहाँ तक लेनी है, जितना ऑपरेशन लगाते हुए आप जो जिन क्वांटिटी के साथ डील करेंगे उनमें डेसिमल के बाद इसमें नंबर ऑफ डेसिमल आपके कम होंगे, लेसर होंगे, वही आपके फाइनल आंसर में होंगे। चलिए करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मुझे क्या करना है, मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है मुझे एक क्वांटिटी x जो कि सब्ट्रैक्शन के बराबर है। किस चीज़ की सब्ट्रैक्शन, मुझे 12.587 में से आपका सब्ट्रैक्ट करना है 12.5 को। चलिए सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करके बच्चे मेरे पास आंसर आ रहा है, चलिए मैंने सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास आंसर आया
ओके 0.087 सीधा ही हो गया, तो 0.087। अब मुझे देखिए डेसिमल आपका फाइनल आंसर कहाँ तक लिखना है। यहाँ तो डेसिमल के 3 पॉइंट तक चला गया, लेकिन इन दो क्वांटिटी में देखो, यहाँ डेसिमल के कितने पॉइंट थे, सिग्निफिकेंट फिगर 3 थे, इसमें डेसिमल के बाद कितने थे, 1 था, इसमें 1 था, इसमें नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट एक ही था, सिर्फ एक ही डेसिमल पॉइंट तक 16 है। आपके आंसर में भी एक ही तक जाना है, मतलब यहीं तक जाना है। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। मैं आपको राउंड ऑफ करने का तरीका बताऊंगा। जब 8 को राउंड ऑफ किया जाता है तो यहाँ पे इसे हटा दिया जाएगा, तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होगा 0.1। ठीक है, बात समझ आई। चलिए एक और आपको करके दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन ये था, तो एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मुझे दो क्वांटिटी को ऐड करना है, 12.47 में 1.2 को ऐड करना है। ठीक है, वाई क्वांटिटी थी, इसे ऐड करना है। ऐड करोगे तो क्या आएगा, 67, ठीक है, 6731, यही आया। अब मुझे आंसर देखिए, इसमें डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट है, इसमें एक, आपका आंसर सिर्फ एक ही तक जाएगा। ये 5 से ग्रेटर देन है, ठीक है, आपका सिर्फ डेसिमल के एक ही पॉइंट, मतलब मुझे यहीं तक लिखना है, तो 7 को राउंड ऑफ करना है। 7 5 से ग्रेटर देन होता है, तो इसमें एक इंक्रीज कर देना, तो इसे अप्रॉक्सीमेटली लिखेंगे 13.7। तो इस तरह बच्चे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए इस तरह सिग्निफिकेंट का रूल आपका ऑपरेट करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और आगे मूव करते हैं। रूल सेकंड, 2 ही रूल हैं, तो सेकंड रूल के ऊपर आ गए। जब भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, तो आप देखेंगे, आप जिन क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या आप डिवाइड कर रहे हैं, उन क्वांटिटी में जिसमें डेसिमल नंबर जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपके कम होंगे, उतने ही आपके फाइनल आंसर में होंगे। यानी यहाँ पे डेसिमल नहीं देखना है, यहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं देखना। तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हुए क्वांटिटीज़ को देखिए, जिसमें आपके सिग्निफिकेंट फिगर कम होंगे, उतने ही आपके फाइनल आंसर में भी होंगे। कैसे चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और डिवीजन, चाहे आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवाइड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ऐसे लिख देता हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर इन द प्रोडक्ट, ठीक है, और क्वोशिएंट, ठीक है, कितने होंगे बच्चे, इज सेम एज दैट ऑफ, या एज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर in any of the factor, चलिए करके दिखाते हैं, फिर आपको और अच्छा पता लगेगा। जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल ले देता हूँ बच्चे। क्या एग्जांपल है बच्चे? एग्जांपल है, मुझे 2 क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके दिखाऊँ। जैसे मान लीजिए एक एक्स क्वांटिटी है जो है 2.4 इंटू 3.65 की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके आपका आंसर आएगा बच्चे, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे, आपका आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक आना चाहिए, ज़रा देखिए। इसमें आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2, इसमें कितने हैं, 3। टोटल देखना है, डेसिमल को नहीं देखना। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। आपके आंसर सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर तक आना चाहिए, बस 8.8, आगे जो आएगा मुझे देखना ही नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ आपका आंसर सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपके, जिसमें जिन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उसमें जिसमें कम होंगे उतने ही फाइनल आंसर होंगे। जैसे मान लीजिए डेंसिटी निकालिए मुझे 1 बॉडी की। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 12.3, ये तो है मास। वॉल्यूम है बच्चे, वॉल्यूम है उसकी 0.4, ठीक है, मीटर क्यूब। लीजिए, मेरे को आंसर निकालना है, बस मुझे ये बता दीजिए। आंसर चलिए सॉल्व कर लेंगे, आप क्या आएगा मुझे बस ये बता दीजिए, ये आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखा जाएगा। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 1 है, तो आपका जो भी आंसर आएगा उसके अंदर आपके एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इस तरह बच्चे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हुए आपने क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे मूव करने से पहले कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको करवा के दिखाते हैं। चलिए, मुझे आपने बताना है कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, आपके जो नंबर है आपको दिखा रहा हूँ उसके अंदर नंबर सिग्निफिकेंट फिगर बतानी है। पहले आपको बताना है 165 ले लीजिए। सेकंड आपने बताना है मुझे आपके 2.05 के अंदर। थर्ड बताना है 34.000 के अंदर।
डी है, मुझे आपको सिग्निफिकेंट फिगर है 0.005 में बताना। ई में आपको बताने है 0.02340 न्यूटन पर मीटर में निकालनी है। आपको एफ सिग्निफिकेंट फिगर बतानी है 26900 के अंदर, आपको जी के अंदर बतानी है 26900 के अंदर। चलिए मुझे बताइए हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस वन। ठीक है, रोल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंगली इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है बेटे 3 हो गई। इसमें कितनी है 0, आपके 2 टर्मिनल तीनों ही सिग्निफिकेंट है, 3 हो गई। डेसिमल लगा हुआ है तो टर्मिनल 0 भी काउंट हो जाएंगे, 5 हो गई। ओके, डेसिमल है तो नॉन जीरो से पहले आपकी जितनी भी जीरो है वो नॉन सिग्निफिकेंट आपकी हो जाएंगी, सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, डेसिमल लगा हुआ है तो टर्मिनल तो काउंट होगी, लेकिन नॉन जीरो से पहले जो होंगी वो काउंट नहीं होगी, मतलब 1 2 3 4 है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर। कोई मेजरमेंट से नहीं आई है तो इसलिए लास्ट वाली क्या होगी, नॉन सिग्निफिकेंट होगी, छोड़ दीजिए। 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। मेजरमेंट से आई है तो इसमें कितने होंगे बच्चे 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इस तरह बच्चे आपको पता लग गया सिग्निफिकेंट फिगर के साथ कैसे डील करना है। चलिए सिग्निफिकेंट फिगर जानने के बाद बच्चे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसका नाम है राउंडिंग ऑफ। यहाँ पे आपको राउंडिंग ऑफ करना बताएंगे बच्चे, कैसे आपके नंबर को राउंड ऑफ किया जाता है। तो राउंडिंग ऑफ करने का तरीका बच्चे यहाँ पे आपको बताना जा रहा है। ओके, मान लीजिए आपने कोई भी मेजरमेंट की और उस मेजरमेंट के अंदर जो भी रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के अंदर जब भी आप कंप्यूटर आप रिजल्ट को फाइंड आउट करें तो मान लीजिए उसके अंदर एक से ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो, तो एक से ज़्यादा अनसर्टेनिटी को हटाने के जो प्रोसेस होगा उसी को क्या बोलते हैं, राउंड ऑफ बोलते हैं। राउंड ऑफ करने के भी बच्चे कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को बच्चे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको चलिए बताते हैं आपका फर्स्ट रूल। तो कभी भी किसी क्वांटिटी को राउंड ऑफ करना है तो उसका फर्स्ट रूल क्या है, अगर आपने जिस भी क्वांटिटी को राउंड ऑफ करना है, मान लीजिए क्वांटिटी क्या है x है, अगर वो क्वांटिटी अगर आपसे 5 से क्या हुई, ग्रेटर देन हुई, तो आपका जो भी जिस क्वांटिटी को राउंड ऑफ करे उससे जो भी प्रीसीडिंग डिजिट होगा उसमें एक इंक्रीज कर देना है। तो जो भी आपका क्या होगा बच्चे प्रीसीडिंग, ठीक है, जो भी आपका प्रीसीडिंग मतलब जो इससे पहले वाला डिजिट आएगा प्रीसीडिंग डिजिट, उसके अंदर क्या कर देना बच्चे 1 राइज कर देना। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मेरे पास आपकी वैल्यू बता रहा हूँ x इक्वल टू 7 8 4। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस वन, आपको पता है बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर तो है 1 2 3 4 है सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन मैं इसे सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक लिखना चाहता हूँ। तो मैं 8 को क्या करूँगा, राउंड ऑफ करूँगा। अब 8 क्या है, 5 से ग्रेटर देन है, तो प्रीसीडिंग में एक इंक्रीज कर दीजिए, तो मैं इसे अप्रॉक्सीमेटली लिख सकता हूँ 6.8। तो इस तरह बच्चे इसे राउंड ऑफ कर दिया गया। सेकेंड रूल, सेकेंड रूल क्या कहता है, इफ़ नंबर इज लेस देन 5, अगर आपका नंबर क्या है लेस देन 5 है, लेस देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट आपका अनचेंज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना, प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज, उसमें कोई चेंज नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है x इक्वल टू 6.724, मैं सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना चाहता हूँ तो इसे राउंड ऑफ करूँगा। राउंड ऑफ करूँगा तो ये क्या है बच्चे 2 5 से क्या होता है लेसन होता है, तो सीटिंग वाला चेंज नहीं होगा, तो मेरा आंसर आएगा 6.7। लीजिए इस तरह बच्चे मैंने आपके 2 रूल बच्चे पूरे बढ़िया ढंग से आपको बता दिए। चलिए 2 रूल आपको समझ आए। थर्ड रूल बच्चे को ऊपर लेके जा रहा हूँ, थर्ड रूल को। थर्ड रूल बच्चे मैं यहाँ कर रहा हूँ। हाँ जी, थर्ड रूल क्या होगा, अगर आपका डिजिट जो ड्रॉप करना है अगर वो 5 हुई हो, ठीक है, तो 5 के आगे क्या आएगा उससे देखिए, अगर 5 फॉलोड बाय नॉन ज़ीरो डिजिट, एनी नॉन ज़ीरो डिजिट, अगर 5 के आगे कोई नॉन ज़ीरो आ रहा है, ठीक है, अगर 5 के आगे क्या है, अगर 5 को अगर आपने जिस डिजिट को रिमूव करना है 5 ही है और 5 के आगे कोई नॉन ज़ीरो डिजिट्स आ जाए, 5 के आगे क्या आ गया, कोई नॉन ज़ीरो डिजिट आ गया, तो उस केस में प्रीसीडिंग में एक इंक्रीज कर देना, प्रीसीडिंग डिजिट में डिजिट में आपने क्या करना है 1 राइज कर देना है। कैसे, x इक्वल टू 2.5, ठीक है, या ऐसा करते हैं 2.652। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस वन, आपको दिख रहा है बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर तो 4 है, लेकिन मैं 2 तक ही आंसर चाहता हूँ, तो मुझे 5 को ही राउंड ऑफ करना पड़ गया। 5 के आगे देखिए, 5 के आगे क्या है बच्चे 2 नॉन जीरो डिजिट है, पीछे में एक इंक्रीज कर दीजिए, यानी आपका आंसर आ गया 2.7। ये था बच्चे हमारा रूल नंबर 3। चलिए रूल नंबर 4 की ओर मूव करते हैं।
रूल नंबर 4 क्या होगा? रूल नंबर 4, अगर आपको जिस डिजिट को रिमूव करना है वो 5 ही हो, बट 5 फॉलोड बाय 0, अगर 5 फॉलोड बाय 0 हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, प्रीसीडिंग नंबर जो भी इससे प्रीसीडिंग डिजिट होगा उसको देखना है, प्रीसीडिंग डिजिट को आपने देखना है, ठीक है, प्रीसीडिंग डिजिट को देखना है। अगर वो ओड हुआ तो एक इंक्रीज कर देना, और अगर इवन हुआ तो रिमेन अनचेंज। क्या कर देना? रिमेन अनचेंज। कैसे? मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास क्या है बच्चे, x इक्वल टू 7.50, ठीक है, और एक केस में है 4.850, दोनों ही 5 के आगे फॉरवर्ड बाय 0 आ रहा है, लेकिन पीछे देखिए, एक में क्या है बेटा, एक में तो ओड है, एक में इवन है। ओड में तो बच्चे क्या होगा, ओड में तो एक इंक्रीज हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी 4.8, ये रिमेन अनसेम रहेगा, ये भी 4.8 के बराबर होगी। तो इस तरह बच्चे मैंने आपके राउंड ऑफ के 5 रूल बता दिए, आसान है ना। अगर ग्रेटर देन 5 होगा तो प्रीसीडिंग में एक इंक्रीज, लेस देन 5 होगा तो अनचेंज। अगर आपका 5 फॉलोड बाय कोई नॉन जीरो डिजिट होगा तो प्रीसीडिंग में एक इंक्रीज कर दीजिएगा। अगर 5 फॉलोड बाय 0 हुआ तो प्रीसीडिंग को देखिए, अगर वो ओड है तो एक इंक्रीज कर दीजिए, अगर वो इवन है तो आपने क्या करना है, अगर ओड है तो एक इंक्रीज, इवन है तो रिमेन अनचेंज ही रखें। हमने सिग्निफिकेंट फिगर देख लिए, आपकी राउंडिंग ऑफ करना सीख ली। मैं यहाँ एक मेडिकल करता हूँ, मेडिकल से बच्चे मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ दोनों के बारे में पूछूंगा। मान लीजिए आपके पास बेटा एक मेटल शीट है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों दे रखी है, ठीक है, आपकी लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस तीनों दे रखी है। लेंथ कितनी है बच्चे? 4.234 मान लीजिए। ब्रेड्थ है बच्चे आपकी 1.005 मीटर, और थिकनेस है उसकी 2.01 सेंटीमीटर, ठीक है। एक तो देखिए ये दोनों मीटर में है, ये सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में पहले तो मीटर में बढ़ाओ, 21 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 8 मीटर। लो जी, मैंने इसे मीटर में बना दिया। आपको इसकी क्या क्या निकालनी है, इसकी एरिया और वॉल्यूम निकालनी है, और एरर जो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। सबसे पहले तो बच्चे मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसका एरिया निकालने जा रहा हूँ, ठीक है, एरिया, ठीक है। एरिया किसके इक्विवेलेंट होगा, आपको सबसे पहले स्टेप में इसका एरिया निकालते हैं। एक मेटल शीट का एरिया, तो सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट या थिकनेस प्लस थिकनेस इंटू लेंथ के बराबर, ठीक है। अब सभी की वैल्यू आपके पास गिवन है, सभी की वैल्यू पुट करेंगे, सारी चीज़ें सोल्व करेंगे क्योंकि मैंने सभी को मीटर में, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ, यही फॉर्मूला था एरिया का। सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 8.720978 मीटर स्क्वायर। चलिए, आपको आंसर लिखना क्या है, बस मुझे कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, तो बस मुझे तो ये बताना है राउंड ऑफ करके कहाँ तक लिखोगे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखोगे। आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई करते हुए जरा देखिए आपकी सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितनी है 4, इसमें कितनी है 4, इसमें कितनी है 3, ठीक है। आपका आंसर सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही आना चाहिए, मतलब यहाँ तक आना चाहिए। आपका राउंड ऑफ किसको करना है, 0 को। 0 क्या होता है बेटे, 5 से लेस है, तो प्रीसीडिंग में कोई चेंज नहीं होगा, तो आपका आंसर आ गया 8.72। यूनिट क्या आएगी बेटा, मीटर स्क्वायर। ये लीजिए आपका आंसर, ठीक है। लाइक ऐसे ही बच्चे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम भी निकालते हैं। चलिए वॉल्यूम, सेकंड पार्ट में हम वॉल्यूम के ऊपर बात करते हैं। इस मेटल शीट की मैं क्या करना चाहता हूँ, वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ। अब वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम तो होती है LBH, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तीनों को मल्टीप्लाई करके जब आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.0855289 मीटर का क्यूब। बताइए आंसर को कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको लिखना है। अगेन आप मल्टीप्लाई करें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, 3 ये तो दोनों नॉन सिग्निफिकेंट है, छोड़ दीजिए। 1 2 3 यहाँ तक लिखना है। 2 को राउंड ऑफ करना है, 5 से लेस है, तो आपका आंसर क्या रहेगा 0.855। लीजिए, इस तरह सिग्निफिकेंट फिगर भी आपको बता दिए, और साथ साथ आपका राउंड ऑफ करना कैसे होता है ये भी हमने समझ लिया इस न्यूमेरिकल की हेल्प से। चलिए नेक्स्ट स्टडी की वीडियो। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड,
तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी को 10 की पावर में लिखने के लिए जो भी ट्रिक हम यूज़ करेंगे उसी को बच्चे हम क्या नाम देंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का नाम देंगे। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में बताएं तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कभी भी किसी क्वांटिटी की एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं बताता। ये आपकी किसी भी क्वांटिटी की ये जो भी मेजरमेंट, ये जो भी कैलकुलेशन देगा, ये एक्चुअल वैल्यू के नियर बाय वैल्यू को बताता है इन द पावर ऑफ 10। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने की कुछ ट्रिक्स होती हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, इफ़ द नंबर, ऑर्डर मैग्नीट्यूड निकालने की ट्रिक ये है, अगर आपका नंबर मान लीजिए एक नंबर है, इफ़ नंबर इज़ लेस देन 5, ठीक है, अगर आपका नंबर क्या है बच्चे, लेस देन 5 है, तो आपने उस नंबर को बच्चे 1 ट्रीट करना है। सबसे पहले जो भी आपको नंबर बनाया हो उसे 0 और 1 के बीच में, 0 और 9 से डिजिट हैं उनके बीच में बना लीजिएगा। ठीक है, और जो भी बाद में कोई भी डिजिट आएगी उसे 10 की पावर में ले लीजिएगा। अगर आपका नंबर लेस देन 1 है तो आपने उस नंबर को आपने 1 ट्रीट आपने करना है। और अगर आपका नंबर 5 हो या 5 और किसके बीच में, 5 और 10 के बीच में लाई करता हो, अगर आपका नंबर 5 या 10 के बीच में लाई करता हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, 5 या 10 के बीच में लाई करता है तो उस नंबर को आपने 10 की तरह ट्रीट करना है। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, किसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, मुझे निकाल के दिखाना है 49 का। सबसे पहले तो मैं इसे 0 और 9 के बीच में बनाऊंगा, नंबर के बीच में बनाऊंगा। 0 और 9 के बीच में कैसे बना सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ 4.9 इंटू 10 की पावर 1। लिख लिया। अब जरा 4.9 क्या होता है, 5 से लेस देन होता है, तो मैं इसे क्या ट्रीट कर लूँ, 1 ट्रीट कर लेता हूँ। 1 इंटू 10 की पावर 1, तो ये कितना हुआ, 10 की पावर 1। तो 10 की जो भी पावर है वही उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हुआ बेटा, 1 के इक्विवेलेंट। ठीक है, जैसे ए, चलिए एक दो और पे निकालते हैं। x इक्वल टू 51 को करना है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 5.1 इंटू 10 की पावर 1। 5.1 5 से ग्रेटर देन, इसे 10 मानना पड़ेगा। 10 इंटू 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, तो ऑर्डर मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 2 हो गया। चलिए और निकालते हैं विद 3-4 और अभी और फ्लैट ही लैंग्वेज। x इक्वल टू 0.049। ठीक है, आपका नंबर तो 0 9 के बीच बनाना है तो डेसिमल पॉइंट को 2 पॉइंट आगे शिफ्ट कर दीजिए। जितना आगे गया उसकी 10 की पावर -2 होगी। 4.9 5 से लेस देन होता है, इसे 1 ट्रीट कीजिए, 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2, तो ऑर्डर मैग्नीट्यूड आया नेगेटिव आपका -2। अगर x की वैल्यू 0.050 होती तो क्या होता, मैं इसे लिखता 5.0 इंटू 10 की पावर -2। इसे तो 10 लिखना पड़ता, 10 इंटू 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -1। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 की पावर या -1 हो जाता। चलिए मुझे इसका भी बता दीजिए, 0.051, 5.1 इंटू 10 की पावर -2, तो 5.1 को क्या लिखेंगे बच्चे, अगेन 10 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -1, तो ऑर्डर मैग्नीट्यूड कितना आया, -1। तो इस तरह बच्चे आपको ऑर्डर मैग्नीट्यूड लिखना मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको ऑर्डर मैग्नीट्यूड लिखना आ गया है। ठीक है, अब आपको बताने जा रहा हूँ 2 टर्म्स है, छोटी छोटी है लेकिन ध्यान समझिएगा। उसका नाम है एक्यूरेसी के बारे में। एक्यूरेसी क्या होती है, ठीक है, एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी का मतलब होता है आपका रिजल्ट, हाउ क्लोज यूर रिजल्ट टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। आपने जो भी क्वांटिटी, जो भी मेजरमेंट की है, आपका जो मेजरमेंट है वो एक्चुअल क्वांटिटी के कितने नियर बाई है, वो उसकी एक्यूरेसी कहलाता है। जितना नियर बाई होगा वो उतना एक्यूरेट होगा। मान लीजिए किसी क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू थी 2.42 मीटर, ये क्या है, ट्रू वैल्यू या उसकी एक्चुअल वैल्यू है, ये क्या है, उसकी ट्रू या एक्चुअल वैल्यू थी। ठीक है, आपने मेज़र किया, आपके मेज़रमेंट की एक पर्सन ने मेज़रमेंट किया तो उसकी मेज़रमेंट आई 2.06 और दूसरे की आई 2.35 मीटर। तो इन दोनों में से इसके नियर बाय जो ज़्यादा कौन सी है, ये वाली ज़्यादा नियर बाय है, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, ये क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा एक्यूरेट होगी। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, प्रिसीजन का मतलब होता है कितनी रिजोल्यूशन तक आप उसे सोल्व कर पाएँ। रिजोल्यूशन मतलब डेसिबल के पॉइंट तक कितना सोल्व कर पाएँ। ठीक है, मान लीजिए किसी की एक्चुअल ट्रू वैल्यू तो यही थी, फर्स्ट पर्सन ने उसे मेज़र किया तो उसकी वैल्यू आई बचे 2.3 मीटर। ठीक है, 2.3 मीटर। दूसरे वाले ने इसे मेज़र किया, उसकी वैल्यू आई 1.496 मीटर। ठीक है,
देखिए अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से, भैया एक्चुअल आंसर ये आना चाहिए था, लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा है, तो एक्चुअल आंसर के ज़्यादा नियर बाय तो ये है, एक्यूरेट तो ये है। लेकिन प्रिसाइज का पूछा जाऊँ तो कितनी रिजोल्यूशन तक, ये डेसिमल के 3 पॉइंट तक सोल्व हुआ है, डेसिमल के 1 पॉइंट, तो हाई इसकी प्रिसीजन हाई है, इसकी एक्यूरेसी हाई। जरूरी नहीं है जिसकी एक्यूरेसी हाई होगी उसी की प्रिसीजन भी ज़्यादा होगी। तो प्रिसीजन का मतलब होता है आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी रिजोल्यूशन क्या है, रिजोल्यूशन को शो करता है आपका क्या, प्रिसीजन। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट आर्टिकल, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम आपको बताने जा रहे हैं एरर। एरर क्या चीज़ होती है, पहली बात तो ये समझिए एरर क्या होता है। एरर किसी भी मेजरमेंट, कोई भी चीज़ मेजरमेंट करो, आपकी मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में जो भी डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को ही एरर बोला जाता है। तो डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, तो एरर किसके बराबर होता है, अगर मैं एरर को लिखना चाहूँ, एरर में बी डिफाइन एज द डिफरेंस बिटवीन, किस किस के बीच में, एरर में बी डिफाइन एज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को आप कैलकुलेट कर रहे हो तो उसकी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में से जो भी डिफरेंस आया वो डिफरेंस को ही बच्चे क्या बोल सकते हैं, एरर ऑफ मेजरमेंट बोल सकते हैं, एरर बोल सकते हैं। एरर आपका बच्चे पॉजिटिव भी हो सकता है, एरर आपका नेगेटिव भी हो सकता है आपका आंसर एक्चुअल 1 से ज़्यादा आए, हो सकता है आपका आंसर एक्चुअल से क्या आए, कम आए। ठीक है, अगर मैं आपकी क्लासीफाइड करूँ तो एरर को बच्चे 3 पार्ट में क्लासीफाइड किया जा सकता है। नीचे ये रहा एरर। ठीक है, एरर इन मेजरमेंट में एरर को कितनी, हाउ मेनी एरर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। ठीक है, तो कितनी कैटेगरी हो सकती हैं, 3 कैटेगरीज होती हैं इसकी। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, नंबर 1 होता है सिस्टमेटिकली एरर। एरर की सबसे पहली टाइप कौन सी है बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है सिस्टमेटिकली या सिस्टमेटिक एरर। तो पहली तरह का एरर होता है बेटा सिस्टमेटिक एरर। सेकेंड टाइप का एरर होता है रैंडम एरर, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट वैसे एरर। और लास्ट टाइप का आपका एरर होता है ग्रॉस एरर। तो 3 ही तरह के बच्चे आपके एरर होते हैं। आपका एक हो गया सिस्टमेटिकली एरर, दूसरा हो गया रैंडम एरर और तीसरा हो गया ग्रॉस एरर। अब सिस्टमेटिकली एरर क्या होता है उसको समझिए। ठीक है, सिस्टमेटिकली एरर वो एरर होता है जिसके कोर्स के बारे में हमें पता होता है, मतलब ये क्यों आया इसके कोसेस पता होंगे हमें, इसके कोसेस क्या होते हैं, नोन होते हैं। तो ऐसा एरर जिसके कोसेस आपके लिए पता होंगे क्यों होंगे, इसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। पॉजिटिव हो सकती है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्योंकि हमें इसके कोस के बारे में पता होगा तो हम इसे क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिस्टमेटिकली एरर कौन से होते हैं, दोज एरर हुज कोस आर नोन, उसके कोस हमें पता होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। क्योंकि कोस का पता है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे मिनिमाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए आपके ये सिस्टमेटिकली एरर क्यों क्यों आता है उसके बारे में बता देते हैं। सिस्टमेटिकली एरर आने का एक कोर्स होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है, पहला कोर्स है बेटा इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, आपने किसी मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आपने यूज़ किया वो प्रॉपर नहीं था, उसके ऊपर कैलिब्रेशन या कोई और प्रॉब्लम थी। अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैलिब्रेशन ठीक ढंग से नहीं हुई तो उससे जो भी आप रीडिंग लोगे उससे आंसर तो गलत आना ही था। तो आपको पता था आपका इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर नहीं है, इस वजह से जो एरर आता है वो सिस्टमेटिकल एरर की नहीं काउंट किया जाता है। ठीक है, नंबर बी है एनवायरमेंटल। ठीक है, एनवायरमेंटल एरर। ठीक है जी, नंबर आपके सेकंड। ठीक है, तो नंबर सेकंड है एनवायर। ठीक है, एनवायर, ENVIRON मेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर। मान लीजिए आप कहीं क्या काम कर रहे थे और काम करते हुए बच्चे क्या हुआ, मान लीजिए आपके काम करते हुए टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, डस्ट इंक्रीज हो गया, प्रेशर चेंज हो गया, ठीक है, या वाइब्रेशन हुई, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक वाइब्रेशन, इसके कारण आपकी जो रीडिंग चेंज हुई है। तो एनवायरमेंटल की कंडीशन चेंज होने से आपके आंसर में जो भी आपका एरर आया है वो भी, क्योंकि आपको पता है भाई एनवायरमेंटल प्रेशर चेंज हो गया था, टेम्परेचर चेंज हुआ, तो एरर के बारे में पता है, मिनिमाइज भी कर सकते हो। तो ये भी सिस्टमेटिकली एरर की ही क्या है बच्चे, सिस्टमेटिकली एरर के ही एक सोर्स है। तीसरा है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, या ऑब्जर्वर। ठीक है, तीसरा क्या है, ऑब्जर्वर या ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वर एरर बोलते हैं इसे। मान लीजिए जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, आपने रीडिंग लेनी शुरू कर दी। मान लीजिए आप कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, आपने उसकी, ठीक है, उसको रीड किए बगैर, विदाउट उसकी प्रॉपर सेटिंग किए बगैर आपने इंस्ट्रूमेंट के काम करना शुरू कर दिया। अगर प्रॉपर सेटिंग ही नहीं करोगे तो आपका आंसर तो गलत आना ही था। आपको पता है आपने गलती की है इसलिए आपका आंसर गलत आया।
इसीलिए ये बच्चे ये भी सिस्टमेटिकली सोर्स का सिस्टमेटिकल एरर का एक सोर्स बन जाता है। वैसे एरर जिनके कोर्स के बारे में पता हो और इन्हें मिनिमाइज भी किया जा सके, ऐसे एरर को आप सिस्टमेटिकली एरर का नाम दोगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट वन की ओर मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट वन कौन सा है बच्चे मेरा? रैंडम एरर। रैंडम एरर कौन से होते हैं? ठीक है, तो रैंडम एरर वो होते हैं जिनके कोर्सेज के बारे में आपको पता नहीं होगा। ठीक है, इनके जो कोर्सेज होते हैं अननोन होंगे, सॉरी नोन नहीं, अननोन होंगे। इसके बारे में आपको नहीं पता होगा ये क्यों आए हैं। ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल होता है। कई बार तो इसका मैग्नीट्यूड, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, कई बार तो इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाएगा और कई बार इसकी वैल्यू बहुत ही कम भी आएगी। ठीक है, रैंडमली प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसका नाम रैंडम एरर है। बाई चांस एरर का नाम भी किया जाता है। सिर्फ इसे देखिए, इसके कोर्सेज के बारे में तो नहीं पता, लेकिन इसे मिनिमाइज किया जा सकता है। मिनिमाइज का तरीका क्या होता है? आप क्या करो, नंबर ऑफ टाइम में आप क्या करो, आपकी नंबर ऑफ मेजरमेंट करो, मतलब रिड्यूस करने का। ठीक है, रैंडम एरर रिड्यूस करने का तरीका क्या है? आप नंबर ऑफ टाइम आप मेजरमेंट लो और फिर उसकी अरिथमेटिक मीन ले लो। तो अरिथमेटिक मीन लेने से, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम आप क्या करो, नंबर ऑफ टाइम आप ऑब्जर्वेशन लो, नंबर ऑफ टाइम ऑब्जर्वेशन लेके उसकी मीन ले लीजिए। उसकी क्या लीजिए? अरिथमेटिक मीन या सिंपल मीन ही बोल देता हूँ, मीन ले लीजिए। ऐसा करने से आपकी रैंडम एरर क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। जैसे एक छोटी सी पॉइंट आपको बताता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई ऑब्जर्वेशन को एन टाइम मेज़र किया। मान लीजिए आप कोई किसी क्वांटिटी को मेज़र कर रहे थे, उसे आपने एन टाइम क्या किया? मेज़र किया। एन टाइम मेज़र करने से उसके अंदर रैंडम एरर कितना है मान लीजिए। ठीक है, उसके अंदर रैंडम एरर कितने हैं बच्चे? उसके अंदर रैंडम एरर मान लीजिए x है। ठीक है, मान लीजिए आपने एन टाइम क्या किया? एन टाइम आपने किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र किया। ठीक है, तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ, इसको कोई नंबर मान लेता हूँ। मान लीजिए आपने 100 टाइम किसी क्वांटिटी को मेज़र किया, सिर्फ एक ही काम को। मान लीजिए मैं मान लीजिए एक बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ, तो उस बोर्ड की लेंथ को मेज़र कर रहा हूँ। तो मैंने 100 टाइम बोर्ड को मेज़र किया, उसकी लेंथ को मेज़र किया और फिर क्या किया? उसका अरिथमेटिक मीन लिया। अरिथमेटिक मीन लेने से आपका जो रैंडम एरर है, ठीक है, वो रैंडम एरर कितना हो गया? मान लीजिए उसके अंदर रैंडम एरर x है। ठीक है, तो मैंने x बार मेजरमेंट की और x बार मेजरमेंट करने के बाद मीन लिया। मीन लेने से के बाद उसके अंदर रैंडम एरर कितनी है? x है। अगर मैं इसी की 500 टाइम आपकी मेजरमेंट करता और फिर मीन लेता, तो आपकी रैंडम एरर कितनी रह जाती? रैंडम एरर इसकी x/5 रह जाती। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लोगे उतना ही आपका रैंडम एरर क्या होगा? रिड्यूस होता जाएगा। तो अगर 100 ऑब्जर्वेशन में x रैंडम एरर की, तो 500 में कितनी होगी? x/5। ऐसे आप फोर्सफुली कोई भी निकाल सकते हैं। लास्ट थर्ड टाइप के ऊपर मूव करते हैं। लास्ट है आपका ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या होता है? जो एक ह्यूमन बीइंग की, मतलब एक ऑब्जर्वर की, एक ह्यूमन बीइंग की केयरलेसनेस की वजह से, और मिस्टेक की वजह से, तो एक पर्सन की केयरलेसनेस और मिस्टेक की वजह से जो एरर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, उन्हीं एरर को ग्रॉस एरर का नाम दिया जाता है। जैसे मान लीजिए बच्चे वो अभी सेटिंग को, इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग किए बगैर काम करना शुरू कर दे, तो आंसर गलत आने ही थे। ठीक है, उसको ये भी नहीं पता कि आपके एक्सपेरिमेंट करते हुए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए थी, उसने प्रिकॉशन भी नहीं ली, एक्सपेरिमेंट को ढंग से पढ़ा नहीं, काम करना शुरू कर दिया, आंसर गलत आने ही आया। कुछ बच्चे सिंसियर नहीं होते, वो काम करते हुए जल्दबाजी करते हैं, इसलिए उनका आंसर गलत आ जाता है। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशन ग्रॉस एरर, यानी जो एक ह्यूमन बीइंग की केयरलेसनेस और मिस्टेक के कारण आते हैं, उसे ग्रॉस एरर। तो मेनली ये 3 ही टाइप्स होती हैं आपके बच्चे। ठीक है, अच्छा आर्टिकल था, ज़रा ध्यान से आप रीड कीजिएगा। चलिए अब आगे एरर की फॉर्म और आगे मूव करते हैं। चलिए बच्चे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ से आर्टिकल बन जाता है जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। आपके एरर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो बताते हैं। आपका आर्टिकल है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, एरर की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? तो एरर कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वे। नंबर 1, एब्सोल्यूट एरर। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एब्सोल्यूट एरर की। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है जरा ध्यान समझिएगा। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मान लीजिए क्वांटिटी को आपने क्या किया? एन टाइम मेजर किया था। मान लीजिए आपने एक फिजिकल क्वांटिटी को एन टाइम मेजर किया। फर्स्ट टाइम मेजरमेंट आई A1, दूसरी बार A2, A3, ऐसे ही बच्चे लास्ट आपने किया AN। तो एक क्वांटिटी को आपने एन टाइम मेजर किया। सबसे पहले इसकी ट्रू वैल्यू निकालिए। ट्रू वैल्यू क्या होती है बेटा? ट्रू वैल्यू को मीन वैल्यू भी बोला जाता है।
तो इनकी जो मीन होगी, मीन वैल्यू भी ट्रू वैल्यू के नियर बाय होती है। इनकी मीन कैसे निकालेंगे बेटा, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN, इन सभी को ऐड करके n से डिवाइड कर दीजिए। इस तरह आपने क्या निकाल लिया, मीन निकाल ली। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर क्या है, अगर आप इसकी मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू में से, अगर आप इसकी मीन या ट्रू वैल्यू में से हर एक इंडिविजुअल मेजरमेंट को माइनस करोगे तो ये जो भी डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को ही एब्सोल्यूट एरर का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि फर्स्ट मेजरमेंट, मतलब जब A1 मेजर करे थे तो उसमें एब्सोल्यूट एरर कितना था, इसे लिखने का तरीका होगा डेल A1, इसे रीड करना है एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। तो फर्स्ट मेजरमेंट में कितना एब्सोल्यूट एरर था, तो जो भी आपकी ट्रू वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू में से फर्स्ट मेजरमेंट को माइनस कर देना। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड मेजरमेंट कितना होगा, तो ट्रू वैल्यू में से या मीन वैल्यू में से, ट्रू या मीन एक ही बात है, ट्रू में से या मीन में से आप क्या कीजिएगा, सेकंड मेजरमेंट को माइनस कर दीजिएगा। और ऐसे ही बच्चे मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए nth आपकी मेजरमेंट में कितना एरर था, तो ट्रू या मीन में से आप क्या करिए, उसे nth को माइनस कर दीजिए। तो इस तरह बच्चे आप क्या कर सकते हैं, आपने इस तरह एब्सोल्यूट एरर, तो इसे क्या बोलेंगे बच्चे, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, फर्स्ट मेजरमेंट। तो जब आपने फर्स्ट मेजरमेंट की तो उसके अंदर इतना एब्सोल्यूट एरर था, MENT। फर्स्ट ऐसे ही एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड ऐसे ही बच्चे आप सारे लिख लेना। एब्सोल्यूट एरर पता लगा, अगर आप ट्रू वैल्यू में से हर एक, अगर आप ट्रू वैल्यू में से, ठीक है, अगर आप ट्रू वैल्यू में से हर एक इंडिविजुअल मेजरमेंट को माइनस करेंगे तो ये जो भी डिफरेंस आएगा उसी को एब्सोल्यूट एरर का नाम देते हैं। चलिए बी की ओर मूव करते हैं। बी आपको बताना है मीन एब्सोल्यूट एरर। बी आपको क्या बताना है बच्चे, आपको मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट LU, मीन एब्सोल्यूट एरर लिखने का तरीका समझिए। एब्सोल्यूट एरर का तो पता था आपको, इसे ऐसे लिखना है डेल्टा AN मीन, रीड ऐसे करना है मीन एब्सोल्यूट एरर इन A। ठीक है, अब मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा बच्चे, ये जो डिफरेंस आएंगे, कुछ डिफरेंस पॉजिटिव आएंगे, कुछ नेगेटिव भी आएंगे। ये जो भी एब्सोल्यूट एरर आए हैं उन सभी के मोड का, उन सभी का मोड का मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब नेगेटिव है तो पॉजिटिव लेना है, इन सभी का जो भी आएंगे बच्चे, इन सभी का मैग्नीट्यूड का मीन ले लेंगे तो उसे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जितने भी एब्सोल्यूट एरर आए हैं इनका मीन ले लीजिएगा, तो ये किसके बराबर होगा, डेल्टा AM मीन किसके बराबर होगा, जितने भी एब्सोल्यूट एरर आए हैं, मतलब डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा AN। मैग्नीट्यूड का मतलब ये मैग्नीट्यूड का सिंबल है, मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ आपने पॉजिटिव लेना है। तो ये लीजिए, मैंने इसका क्या निकाल दिया, मैंने इसका मीन भी निकाल दिया। ठीक है, मीन निकालने का ट्रिक यही होता है। सी की ओर मूव करते हैं। सी मुझे बताना है इसका रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। अब रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर क्या होता है वो भी बताना है। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, रिलेटिव एरर को मुझे ऐसे दिखाया जाता है, ये है रिलेटिव एरर का आपका शो करने का तरीका। अगर आप मीन एब्सोल्यूट एरर को, मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड करते हैं, जो भी आपने मीन वैल्यू निकाली थी या ट्रू वैल्यू जो भी निकाली थी उससे डिवाइड कर दीजिए, तो इस रेशियो को आप रिलेटिव एरर का नाम देंगे। इसे क्या नाम देंगे बच्चे, इसे आपने नाम देना है बच्चे रिलेटिव एरर का। ठीक है, और अगर आप रिलेटिव एरर को, अगर आप रिलेटिव एरर को 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यानी कि डेल्टा A मीन अपॉन A मीन इंटू 100%, तो ये बन जाता है बेटा परसेंटेज एरर। तो चारों पार्ट समझ आए, हाँ जी, चारों पार्ट समझ आए। चलिए आगे मूव करेंगे। आगे मूव करने से पहले इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं, आपको सारे पार्ट बच्चे निकाल के दिखाने हैं। शुरू करें आपका न्यूमेरिकल। चलिए, तो चलिए बच्चे, थ्योरी से इतना नहीं, आपके न्यूमेरिकल से ही क्लियर होगी बात। तो लीजिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। मान लीजिए वर्नियर कैलिपर का यूज़ करके आपने क्या किया, आपने एक सिलेंडर की लेंथ निकाली, 8 टाइम बाहर, 8 टाइम उसकी मेजरमेंट की, तो ये उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है। मान लीजिए पहली बार की तो इतनी आई, दूसरी बार इतनी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, तो 8 टाइम आपने की और 8 टाइम मेजरमेंट करने से उनकी लेंथ कॉरस्पॉन्डिंगली आई है। मुझे इनकी सारी चीज़ें निकाल के दिखानी है। सबसे पहले तो मुझे उसका एब्सोल्यूट एरर निकालना है। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है, सारी चीज़ निकालनी है। तो सबसे पहले मुझे उसकी क्या निकालनी पड़ेगी, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू को AM से लिखते हैं या इसे ट्रू वैल्यू बोला जाता है। तो मीन या ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन सभी को ऐड करके, इससे कितनी क्वांटिटी है, 8 है, 8 से डिवाइड कर दीजिए। इन सभी को ऐड करेंगे मतलब 3.29
प्लस 3.28 प्लस 3.29 प्लस मैं यहाँ कर रहा हूँ 3.31 प्लस 3.28 प्लस 3.27 प्लस 3.29 प्लस 3.30, इन सभी को बच्चे 8 से डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3.28875 सेंटीमीटर। लेकिन आपको पता है जब ऐड करते हैं तो डेसिमल के सिर्फ 2 डेसिमल तक ही जा रही है सारी, तो डेसिमल के 2 डेसिमल पॉइंट तक जाना है, इसे राउंड ऑफ करना है। 5 से ग्रेटर देन है तो इसे लिखा जाएगा, क्या लिखो बेटा, 3.29 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे राउंड ऑफ करके मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 3.29 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने इसे 3.29 सेंटीमीटर लिख दिया है। ठीक है, तो मैंने इससे मीन वैल्यू निकाल ली। अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर निकालें, एब्सोल्यूट एरर निकालोगे मेरे ख्याल से, तो एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, क्या है एब्सोल्यूट एरर, ए फर्स्ट पार्ट निकालना है। मीन वैल्यू में से फर्स्ट मेजरमेंट को माइनस कर दीजिएगा। जो भी मीन वैल्यू है इसमें फर्स्ट मेजरमेंट, मीन वैल्यू कितनी है आपकी 3.29, इसमें से फर्स्ट कितनी है 3.29, माइनस कर दीजिएगा 0.00 ही आ गई। ठीक है, सेंटीमीटर। ऐसे ही सेकंड को माइनस करिएगा, थर्ड को माइनस कीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। सभी पे एब्सोल्यूट एरर निकालोगे, फिर इनका मीन ले लेना। मीन लेने से क्या होगा, जितने भी एब्सोल्यूट एरर आएंगे उनका मीन ले लीजिएगा। ठीक है, कैसे, उनके मैग्नीट्यूड का मीन ले लोगे तो मीन आ जाएगा, उसे मीन वैल्यू से डिवाइड कर देना तो ये आ जाएगा, और उसे 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये, मेरे ख्याल से हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, हो जाएगा ना, चलिए ठीक है, इसे कर लीजिएगा। ठीक है, इसका अगर मैं बता देता हूँ इसके आंसर क्या क्या आएंगे। इसका ये आप ये तो निकाल लेंगे, जब ये निकालेंगे तो इसका मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा 0.01 सेंटीमीटर। रिलेटिव एरर की बात करें, इसका रिलेटिव एरर आएगा 0.03, और परसेंटेज एरर की बात करें तो परसेंटेज एरर का आंसर आप ट्राई कर लीजिएगा 0.3%। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, हो जाएगा। ठीक है, ओके, माय नेक्स्ट आर्टिकल बच्चे जो डिस्कस करेंगे हम, उसका नाम है प्रोपेगेशन ऑफ एरर। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपका एरर कैसे प्रोपेगेट करता है। तो मेरा आर्टिकल का नाम है प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, इन मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो एक मैथमेटिकली ऑपरेशन में आपका एरर कैसे प्रोपेगेट करेगा वही मुझे बताना है। ठीक है, तो एक मैथमेटिकली ऑपरेशन में कैसे एरर मूव करते हैं वो बताते हैं। इसके लिए भी रूल्स हैं कुछ। सबसे पहले रूल हम आपको बताते हैं, रूल नंबर फर्स्ट। लो जी, फर्स्ट रूल, अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हुए या मैथमेटिकली ऑपरेशन करते हुए आपके रूल क्या कहते हैं। ठीक है, जब भी आप कभी दो क्वांटिटी की चाहे सम करो चाहे डिफरेंस करो, उनकी जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होगी वो उन क्वांटिटी के इंडिविजुअल एरर के सम के बराबर होगी। मतलब द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर in the sum or difference of the two quantities is equal to the sum of their absolute error in the individual quantity। ठीक है, तो जब भी आप दो क्वांटिटी को चाहे ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें तो उनकी इंडिविजुअल क्वांटिटी में जो भी एरर होगा, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर उन दोनों की सम के बराबर ही होगा। जैसे मान लीजिए इफ x इक्वल टू a प्लस बी के बराबर है, ठीक है, या x आपका a माइनस बी के बराबर है, चाहे सम ले लीजिए चाहे डिफरेंस ले लीजिए। ठीक है,
आपका प्लस माइनस डेल्टा ए, ये क्या है? मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन ए। ठीक है, ये क्या है बेटा? मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए। सिमिलरली प्लस माइनस डेल्टा बी, ये क्या होगा? मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी। ठीक है, डन। तो आपके x के अंदर मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन x कितना होगा? मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन x, अगर मैं कहूँ मुझे x के अंदर मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो किसके बराबर होगा? इस डेल्टा x, वो किसके बराबर होगा? इनकी इंडिविजुअल ए में जितना एब्सोल्यूट एरर था प्लस बी में जितना एरर था। तो यानी दो क्वांटिटी को चाहे आप ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, उनका मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर उनकी क्वांटिटी के इंडिविजुअल क्वांटिटी के एब्सोल्यूट एरर के सम के बराबर होता है। अब कैसे? अब आप एक न्यूमेरिकल करेंगे तभी समझ आएगा। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे बच्चे एक आपको न्यूमेरिकल देते हैं। न्यूमेरिकल क्या है आपके लिए? फर्स्ट मान लीजिए आपके वाटर का इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर था उसका 40.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। आपका फाइनल टेम्परेचर T2 था उसका 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। आपको राइजिंग टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वो निकालना है। ठीक है, तो राइजिंग टेम्परेचर किसके बराबर होगा? अगर मैं आपसे कहूँ राइजिंग टेम्परेचर निकालिए तो राइजिंग टेम्परेचर T मान लीजिए। T किसके बराबर आएगा बच्चे? हाँ जी, राइजिंग टेम्परेचर T किसके बराबर आएगा? T2 माइनस T1। T2 माइनस T1। चलिए सबसे पहले तो बच्चे जिन क्वांटिटी में एरर नहीं है उन्हें सिंपली सॉल्व कर लीजिए। T2 की इस क्वांटिटी में एरर नहीं है, T1 की इस क्वांटिटी में एरर नहीं है, उन्हें तो सीधा डिफरेंस कर दीजिए। यानी 78.3 माइनस 40.6 माइनस कर लीजिए। माइनस करेंगे तो आपके पास आ गया 37.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपने दो क्वांटिटी को माइनस किया, ये आपका डिफरेंस आ गया। अब क्या करना है? आपने एरर निकालना है। ठीक है, लेकिन आप चाहे क्वांटिटी को ऐड कीजिए चाहे सब्ट्रैक्ट कीजिए, उसका जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर आएगा, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन टेम्परेचर क्या आएगा? इंडिविजुअल क्वांटिटी के एब्सोल्यूट एरर के सम के बराबर आएगा। तो आपके बच्चे फर्स्ट क्वांटिटी के टेम्परेचर में कितना एब्सोल्यूट एरर था? फर्स्ट में इतना था, सेकंड में इतना था, मतलब 0.2 प्लस 0.3, ये आ गया प्लस माइनस 0.5। ठीक है, तो फाइनली राइज इन टेम्परेचर क्या होता है? राइज इन टेम्परेचर, तो राइज इन टेम्परेचर कितना होगा? वो क्वांटिटी जिसमें कोई एरर नहीं है प्लस जो आपका एरर है, प्लस एरर को हमेशा प्लस माइनस में लिखना, यूनिट लिखना मत भूलिएगा। ये लीजिए मेरा फाइनल आंसर है। तो इस तरह बच्चे जब भी दो क्वांटिटी को ऐड या डिफरेंस करेंगे तो उनका मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इंडिविजुअल क्वांटिटी के एब्सोल्यूट एरर के सम के बराबर होगा। ठीक है जी, आपको पता लगा जब भी दो क्वांटिटी को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर उनकी इंडिविजुअल क्वांटिटी के एब्सोल्यूट एरर के सम के बराबर होगा। और अगर मैं आपसे कहूँ मैक्सिमम परसेंटेज एरर भी बता दीजिए मुझे यहीं पे। मैक्सिमम परसेंटेज एरर वो किसके बराबर होगा बच्चे? मैक्सिमम परसेंटेज एरर। मैक्सिमम परसेंटेज एरर अगर मुझे निकालने के लिए कहें तो जो भी मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर है उसे क्या कीजिएगा? आप x से, मतलब जिस क्वांटिटी में एब्सोल्यूट एरर, जो क्वांटिटी को फाइनाइट है उसमें कोई एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, कोई भी एरर नहीं है, तो आपके मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर को आप जो क्वांटिटी थी उससे डिवाइड कीजिए और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा मैक्सिमम परसेंटेज एरर। अभी इसे इसके बारे में सीखेंगे। जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा, जो भी फाइनल रिजल्ट आता है उसे हमेशा, जैसे मान लीजिए आप x को मेजर कर रहे हो तो x का, ठीक है, जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा उसे कैसे लिखना है? x प्लस माइनस, जिस क्वांटिटी में एरर नहीं उसे आगे प्लस माइनस, जो भी एरर वाली टर्म है उसे प्लस माइनस करके लिखना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में मैंने ये देखिए लास्ट में करके लिखा है। तो प्लस माइनस वाला एक क्वेश्चन आया समझ, और आगे एक दो क्वेश्चन और आगे करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और या आर्टिकल की और अभी देखते हैं। चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं ताकि हमारे पास क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आ रहा है बच्चे। मान लीजिए एक न्यूमेरिकल मैं आपको देने जा रहा हूँ। न्यूमेरिकल्स क्या है मेरे पास? हाँ जी, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है एक न्यूमेरिकल आपके लिए और आगे मूव कर रहा हूँ। मान लीजिए अगर आपके पास इफ ए क्वांटिटी है, ए जो है 8 प्लस माइनस 0.08, बी है आपके पास है 6 प्लस माइनस 0.06,
आपने इसे क्या करना है, आपने इसके बच्चे आपको मान लीजिए x है a प्लस बी, ठीक है, y है a माइनस बी। अगर x a प्लस बी के बराबर है, y a माइनस बी के बराबर है, तो आपने परसेंटेज एरर निकालना है x y z में, निकालना है परसेंटेज एरर निकालिए x और y में। क्वेश्चन समझ आया? ए और बी दे दिए आपको, ए एक्स बता दिए एक्स इसके बराबर है, वाई इसके बराबर है, ठीक है। तो आपने क्या निकालना है आपको बता दिया, आपको परसेंटेज एरर एक्स इन वाई। सबसे पहले तो देखिए, चलिए सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहला सॉल्यूशन क्या रहेगा, ठीक है, सॉल्यूशन की ओर मूव करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताया एक्स किसके बराबर है, एक्स है ए प्लस बी के बराबर, ठीक है। ए प्लस बी मतलब ए के अंदर पहले तो वो क्वांटिटी आपको निकालनी पड़ेगी जिसमें कोई एरर नहीं है। तो ए के अंदर एरर नहीं है, 8 में नहीं है, बी में 6 में नहीं है, तो 8 प्लस 6 क्या हुआ, 14 हुआ, प्लस माइनस। अब एरर वाली टर्म, जब भी दो क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो एरर ऐड होता है, मतलब ये दोनों, ये एरर है, ए के अंदर ये इंडिविजुअल एरर है, बी के अंदर ये इंडिविजुअल एरर है, दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा, 0.14, ठीक है। ये निकल गया मेरा, x की वैल्यू निकल आई, x को है इस फॉर्म में रिप्रेजेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब इस क्वांटिटी में एरर नहीं है, ये टोटल एब्सोल्यूट एरर है। मुझे क्या निकालना है, मुझे तो परसेंटेज एरर निकालना है। अब परसेंटेज एरर क्या होता है, डेल्टा x बाय एक्स होता है, ठीक है। डेल्टा x बाय एक्स मतलब आपका जो एरर है, एरर कितना था 0.14, जिसमें एरर नहीं था वो कितनी थी 14, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, वो सॉरी यहाँ 100% से मल्टीप्लाई करना है, 100% से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना आएगा, ठीक है, 14 1 ही आ गया, तो लीजिए मेरा आंसर आया 1%। तो इस तरह बच्चे मैंने निकाल दिया, x के अंदर मेरा परसेंटेज एरर कितना है, 1% आ गया। सिमिलरली अगर मैंने x के अंदर निकाल दिया है तो सॉरी एक बार लिख देते हैं इसको, ए तो उसमें लिखना सेकेंड, यहाँ y के लिए निकालें, y कितना है a माइनस बी, a में से b, 8 में से 6 माइनस होगा 2, लेकिन एरर तो हमेशा ऐड ही होंगे, तो 0.14। परसेंटेज एरर निकालें, इसमें भी परसेंटेज एरर किसके बराबर होगी, डेल्टा y अपॉन वाई इंटू 100%। डेल्टा y कितना है 0.14, y कितना है 2, और इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको निकल आएगा आपका आंसर आ गया बेटा 7%। तो इस तरह बच्चे मैंने आपको दिखाया परसेंटेज एरर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके सम और डिफरेंस के लिए हो गया, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की ओर चलते हैं। चलिए अब आपके रूल नंबर सेकंड यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए बात करेंगे। रूल नंबर सेकंड, जब भी आप मैथमेटिकली ऑपरेशन लगाएंगे तो रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, मान लीजिए आपकी दो क्वांटिटी, आपकी x एक क्वांटिटी है जो दो आपकी a और b के प्रोडक्ट के बराबर है, या प्रोडक्ट आप डिवीज़न के लिए भी कर सकते हैं, x एक क्वांटिटी है जो a और b का डिवीज़न के बराबर है। तो इनके अंदर बचे जो x में फाइनल रिलेटिव एरर आएगा, x का रिलेटिव एरर किसके बराबर होगा, डेल्टा x बाई एक्स, वो किसके बराबर होगा, रिलेटिव एरर को प्लस माइनस में लिखना, वो इंडिविजुअल क्वांटिटी के रिलेटिव एरर के सम के बराबर होगा। तो जब भी आप दो क्वांटिटी को प्रोडक्ट करें या उसको डिवीज़न करें तो उनका रिलेटिव एरर निकलता है। रिलेटिव एरर यानी फाइनल रिजल्ट का रिलेटिव एरर इंडिविजुअल जो भी क्वांटिटी है, माइनस लिखना बीच में, इंडिविजुअल क्वांटिटी के रिलेटिव एरर के सम के बराबर आएगा, ठीक है। अब ये थ्योरी तो विषय में नहीं यहाँ तक कि सफिशिएंट है, लेकिन जब तक मेडिकल नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो जब तक मेडिकल नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। लीजिए यही क्वेश्चन ले लेते हैं, ए और बी यही है, आपको एक्स निकालना है। आपको क्या क्वेश्चन आपके लिए क्या है, एक्स है आपका, जेड ले लेते हैं, एक्स मैंने ले लिया तो वहाँ जेड मान लीजिए ए और बी की प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है, और आपने परसेंटेज एरर इन जेड निकालनी है। परसेंटेज एरर इन जेड कितना है ये निकालना है। क्वेश्चन समझ आया, यानी आपने क्या करना है, जेड ए बी, ठीक है, जेड ए बी निकालना है। तो जेड मुझे पता है, जेड की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, मुझे अल्टीमेटली ये निकालना है, ठीक है। तो पहले तो देखिए जेड, ठीक है, जेड के अंदर सबसे पहले तो बच्चे आपने वो पार्ट ऐड कीजिए, सॉरी वो पार्ट मल्टीप्लाई कीजिए जिसमें एरर नहीं है। 8 को मल्टीप्लाई करना है ना, 8 को 6 से करेंगे तो कितना है 48 प्लस माइनस। अब क्या करना है, एरर वाला पार्ट निकालना है। अब एरर वाले पार्ट को मुझे कैसे सोल्व किया जाए, एरर वाले पार्ट को मुझे सोल्व करना पड़ेगा आपको। एरर वाला पार्ट कैसे सोल्व होगा, ठीक है, एरर वाले पार्ट को सोल्व करने के लिए, ठीक है, अब मुझे निकालना है डेल्टा जेड। अब डेल्टा जेड कैसे निकालूंगा, जब भी दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाता है उनका फाइनल रिजल्ट इस फॉर्म में आता है, यानी डेल्टा जेड निकालना है तो डेल्टा जेड डिवाइडेड बाय जेड किसके बराबर होगा, प्लस माइनस जो भी दो क्वांटिटी है उसके रिलेटिव एरर के सम के बराबर होगा, मतलब डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा बी के बराबर आएगा।
ओके, तो डेल्टा जेड बाय डेल्टा जेड किसके बराबर आया, ज़रा देखिए, प्लस माइनस डेल्टा ए में कितना एरर था, ए में एरर था 0.08, ए में जिस क्वांटिटी में एरर नहीं था वो कितनी थी 8, ऐसे ही बी में था 0.06 डिवाइडेड बाय 6, डेल्टा जेड डिवाइडेड जेड की वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूँ, जिस क्वांटिटी में एरर नहीं था वो थी 48। इसे सॉल्व कीजिए, ये कितना आएगा बेटा 1/100 ही हो गया, कट गया, ये भी 1/100, सॉल्व कीजिए क्या, तो ये 2/100 आ गया। ठीक है, 2/100, तो डेल्टा जेड किसके बराबर आ गया 48, ऊपर गया 96 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास आ गया 0.96। लीजिए, तो 48 प्लस माइनस 0.96, ये तो एक्स की मेजरमेंट मैंने लिख दी है, लिख दिया, तो लीजिए एक्स की मेजरमेंट तो लिख दी, लेकिन मुझे तो परसेंटेज एरर निकालना था। परसेंटेज एरर इन जेड क्या होगा, परसेंटेज एरर किसके बराबर होता है, डेल्टा जेड डिवाइडेड बाय जेड इंटू 100%, डेल्टा, ठीक है, 0.96, जेड कितना है जिसमें कोई एरर नहीं, 48 इंटू 100, सॉल्व कीजिए 2% आ गया। लीजिए मैंने आंसर निकाल दिया इसे। तो इस तरह जब भी दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो इस तरह बच्चे आपका ऑपरेशन, मतलब सिंपल क्वांटिटी मल्टीप्लाई या डिवाइड में एरर नहीं हो तो सीधे ही हो जाएंगे, लेकिन ये जो एरर वाली टर्म है वो रिलेटिव एरर की फॉर्म में इस तरह सोल्व करके आपका कार्य निकलेगा। चलिए नेक्स्ट आपके प्रिपरेशन की ओर मूव करते हैं। चलिए रूल नंबर 3 की ओर मूव करते हैं आपका, ठीक है, रूल नंबर 3 की ओर मूव करेंगे। अब हम थर्ड क्या है, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी, मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी एक्स और वो आपकी किसी पावर की फॉर्म में आ रही है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई क्वांटिटी पावर की फॉर्म में आ रही है और उसमें मुझे क्या निकालना है, मुझे उसके अंदर मैक्सिमम फ्रैक्शन एरर निकालना है या मैक्सिमम रिलेटिव एरर निकालना है। तो जब भी कोई क्वांटिटी इस फॉर्म में हो तो उसका रिलेटिव एरर यानी डेल्टा एक्स बाई एक्स क्या होगा, ये पावर को आगे ले लीजिएगा, डेल्टा ए बाई ए के बराबर। ठीक है, चलिए एक को और प्रैक्टिस करते हैं। अगर मान लीजिए x की वैल्यू है आपकी e की पावर p, b की पावर q और c की पावर r, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, रिलेटिव एरर निकालना है। तो इसका रिलेटिव एरर क्या होगा, इसका रिलेटिव एरर होगा डेल्टा एक्स बाई एक्स। रिलेटिव एरर को हमेशा प्लस माइनस से लिखना था, प्लस माइनस में यहाँ जरूर लिखना है, ठीक है। तो इसका रिलेटिव एरर क्या होगा, चलिए प्लस माइनस के बाद में आ ही जाएंगे, छोड़ दीजिए। पावर आगे ए के अंदर क्या लिखना है, डेल्टा ए बाई ए, प्लस पावर आगे डेल्टा बी बाई बी, पावर आगे डेल्टा सी बाई सी, ये रही आपकी x के अंदर रिलेटिव एरर। चलिए एक और मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। मान लीजिए x है a की पावर p, b की पावर q, c की पावर, नीचे कर देते हैं आपके लिए ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अगर आपके ऐसे फॉर्म हो तो क्या करना, पहले तो इसे ऊपर ले जाना, a की पावर p, b की पावर q, c की पावर माइनस r। तो रिलेटिव एरर किसके बराबर होगा, हाँ जी, यहाँ कभी बीच में माइनस तो आएगा ही नहीं, p पावर आगे डेल्टा a बाई ए, प्लस q आगे डेल्टा b बाई b, प्लस r आगे डेल्टा c बाई c। एरर कभी माइनस नहीं होता बच्चे, बीच में माइनस नहीं आता, चाहे माइनस पावर भी हो तब भी माइनस नहीं लिखना। तो कभी भी बाउल वाले ऑपरेशन आ जाए तो इस तरह बच्चे आप क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, पता और अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए न्यूमेरिकल क्या है, आपके लिए क्वेश्चन देते हैं। आपके पास एक क्यूब की साइड देखिए, आपको साइड कितनी देखिए बेटा, ए है 2.00 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। एक क्यूब की एक साइड की आप एक साइड देखिए, आपने इस क्यूब की वॉल्यूम निकालनी है, इसका सरफेस एरिया निकालना है। एक तो वॉल्यूम निकालनी है और दूसरा क्या निकालना है बेटा, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब निकालना है। शुरू करें। चलिए बच्चे एक ये न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। आपको ये दिए हुए थे डाटे। चलिए सबसे पहले वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम तो होती है ए का क्यूब। ए कितना है बच्चे मेरा 2 का क्यूब कितना आएगा बच्चे, 2 का क्यूब तो आ गया 8 सेंटीमीटर का क्यूब। सबसे पहले मैंने बी निकाली। फिर पता है मुझे आपकी जब पावर की फॉर्म में बात की जाए तो रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी, पावर आगे डेल्टा ए बाई ए के बराबर। तो क्या यहाँ से डेल्टा वी की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल 3 इंटू वी, 3 वी की वैल्यू वी ऊपर जाएगा तो 8 डेल्टा ए, हाँ जी डेल्टा ए कितना है आपका, इस इक्वेशन में डेल्टा ए कितना है 0.01 और ये कितना है 2, ये कितना है, ये रहा। सॉल्व करें आपका आंसर आ जाएगा 0.12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ तक आ गया फाइनल आंसर। अगर मेरे को फाइनल देयरफॉर
फाइनल आंसर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? फाइनल आंसर बी का क्या होगा? वो पार्ट जिसमें कोई एरर नहीं है वो तो 8 था, प्लस माइनस जिसमें एरर है 0.12। तो ये लीजिए फाइनल आंसर, यूनिट लिखना मत भूलिएगा। ये लीजिए हमने इसके अंदर लिख के दिखा दिया आपको। ठीक है जी। वॉल्यूम की बात होगी, सरफेस एरिया के ऊपर आ जाते हैं। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को ए से लिख लें। लो जी, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ए किसके बराबर होता है? क्यूब का सरफेस एरिया। आपका क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर के बराबर। पुट करें, हाँ जी पुट करें 6 × 2.00 का स्क्वायर। ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? ये तो 4 हो गया, सोल्व करेंगे 24.0 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। ठीक, अगर मैं परसेंटेज निकालूँ तो डेल्टा ए बाई ए, पावर की फॉर्म में पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आएगी बच्चे। ठीक है, पावर क्या आएगी? आगे आ जाएगी। ठीक है, पावर आगे आएगी तो क्या बनेगा? 2 डेल्टा ए बाई ए। हाँ, यहाँ एक चीज़ देखने की जरूरत है, क्वेश्चन हमको छोड़ देते हैं मुझे, यहाँ पे क्वेश्चन हमको छोड़ देना है। सिर्फ पावर वाले इक्वेशन में सिर्फ पावर के साथ ही इक्वेशन होगा। डेल्टा ए बाई ए सिर्फ पावर आगे, ये सिक्स नहीं यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, इक्वल टू डेल्टा ए किसके बराबर आएगा बच्चे? ए 2 को पहले ए मल्टीप्लाई कर लो, ए कितना आया था? 24.0 समथिंग था। डेल्टा ए कितना है बच्चे? 0.01, ये था 2.00। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये सारा जब सॉल्व हो जाएगा तो आएगा 0.24। तो फाइनली हमका रिजल्ट आएगा देयरफॉर जो फाइनल सरफेस एरिया आएगा, जिस पार्ट में एरर नहीं है, प्लस माइनस जो एरर है सेंटीमीटर स्क्वायर। लीजिए इस तरह बच्चे मैंने क्या किया, आपका आंसर निकाल दिया। ठीक है, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे। चलिए बच्चे एक और क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चे? मान लीजिए एक वायर है, एक वायर थी जिसकी लेंथ है L। मैंने इसका टेम्परेचर, इस वायर का टेम्परेचर जैसे ही T1 से T2 तक इंक्रीज़ किया, T1 से T2 इंक्रीज़ करने से इसकी लेंथ में जो इंक्रीज़ हुआ वो कितना हो गया? 2% का इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए इससे इस कॉपर वायर से एक क्यूब बनाया गया और उस क्यूब की साइड कितनी थी? उस क्यूब की, क्यूब बनाया गया एक, इस क्यूब की साइड कितनी थी? इस क्यूब की जो साइड थी वो थी 10L के बराबर। ठीक है, और हमें उसे क्या किया? एक क्यूब बनाया गया जिसकी साइड, हर एक साइड L के बराबर थी। इसे T1 से T2 तक हमने क्या किया? आपके टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया। आपने बताना है, सबसे पहले आपने क्या बताना है? परसेंटेज चेंज निकालना है एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब, वन फेस ऑफ क्यूब। तो क्यूब के किसी भी फेस का कितना एरिया इंक्रीज होगा वो निकालना है। सेकंड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकालनी है। दो पार्ट निकालने हैं, मैं न्यूमेरिकल को दोबारा बताता हूँ। आपके पास एक साइड थी जिसको एक लेंथ है जिसका टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक करने से इसकी लेंथ इतनी इंक्रीज हो जाती है। इस वायर का एक क्यूब बनाया गया और जिसकी हर साइड इतनी L के बराबर थी, और फिर दोबारा इसका टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक किया गया। ऐसा करने से किसी भी एक फेस का जो एरिया है उसका आपने क्या निकालना है? उसका परसेंटेज है, दोनों पार्ट में परसेंटेज है, इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, वो ही निकालना है। चलिए आंसर में शुरू करते हैं। सबसे पहले एरिया के ऊपर बताते हैं। एरिया क्या होता है? एक फेस की बात करें, क्यूब का हर फेस आपका स्क्वायर के बराबर होता है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है बेटा? ए का स्क्वायर, यानी 10L × 10L के बराबर हो गया। कितना हो गया बच्चे? 100L स्क्वायर। यहाँ से आप क्लियर कट दिख गया, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L करें, एक कांस्टेंट इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया कितना होगा बेटा? डेल्टा ए बाई ए इंटू 100% किसके बराबर होगा? हाँ जी, किसके बराबर होगा? अगर मैं इसको निकालना चाहूँ, हाँ जी, अगर मैं इसे निकालना चाहूँ, ये किसके बराबर होगा? पावर आके डेल्टा L बाई L इंटू 100%। तो क्या आपको डेल्टा L पता है? बिल्कुल पता है। क्या आपको L पता है? बिल्कुल पता है। 2 पुट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसी वॉल्यूम क्या होती है बेटा? L क्यूब, वॉल्यूम में निकालना है डेल्टा V बाई V इंटू 100%, 3 डेल्टा L बाई L इंटू 100%। क्या आपको डेल्टा L पता है? L पता है, 100% पता है, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा। धीरे इस तरह बच्चे आप क्या कर सकते हैं? इसका आंसर निकाल सकते हैं। आसान था। इस तरह बच्चे एरर के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। एक असाइनमेंट मैं आपके साथ में और भी अटैच करूँ। ठीक है।